गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेसेसिटी ऑफ इंटरकूलिंग एंड एडवांटेजेस को पढ़ेंगे। इसको पढ़ने का कारण ये है कि हमने मल्टी स्टेज कंप्रेशन को जब पढ़ा था तो वहाँ पे हमने देखा था कि लो प्रेशर पिस्टन था, एक हाई प्रेशर पिस्टन था, और इन दोनों के बीच में जब हम एयर को कंप्रेस कर रहे थे तो हमने एक इंटरकूलर यूज किया था। इंटरकूलर मतलब ये इंटर का मतलब हो गया बीच में, और कूलर हमने यूज किया था इंटरकूलर। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटरकूलिंग। बीच में जब किसी को ठंडा किया जाता है, दो प्रोसेस के बीच में अगर किसी भी चीज को ठंडा किया जाता है या कोई भी प्रोसेस किया जाता है तो उसको इंटर नाम से हम संबोधित करते हैं। और क्योंकि यहाँ पे ठंडा कर रहे हैं इसलिए इसको बोलेंगे हम इंटर कूलिंग। इंटर कूलिंग में क्या होता है, कूलिंग वाटर अंदर आता है और कूलिंग वाटर आउट जाता है। और बीच में क्या हो रहा है, जो भी कंप्रेस एयर एयर को जो कंप्रेस किया गया उसका टेम्परेचर और प्रेशर हाई हो गया है, तो ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर एयर जब दूसरे सिलेंडर में जाने वाला होता है तो बीच में हम इसको क्या करते हैं, इंटरकूलर के थ्रू ठंडा करते हैं। इसका टेम्परेचर हम डाउन करते हैं, क्योंकि कंप्रेशन से हमको मीनिंग होता है प्रेशर इंक्रीज करने से, हमको टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करना है। अगर बहुत ही हाई टेम्परेचर होगा और आप हवा भराने के लिए गए हैं और वो हाई टेम्परेचर अगर आपके हाथों में पड़ गया या जो ऑपरेट कर रहा है उसको अगर कहीं पे गलती से पड़ गया तो उसकी त्वचा जल सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसी सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम क्या करते हैं, एक स्टेज में पहले उसे ठंडा कर लेते हैं, फिर उसका दोबारा उसका प्रेशर रेज करता है। तो इस तरह से उसका एयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रेज नहीं होता है, एक सुटेबल लिमिट तक ही हम उसको मैक्सिमम टेम्परेचर को उसका इंक्रीज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि कूलिंग वाटर जो है वो जब कहीं से सर्कुलेट हो रहा है और उसके बीच से ही हम गर्म एयर के ट्यूब को गुजार रहे हैं, तो ये गर्म एयर के ट्यूब से जो हीट है वो क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी पानी में। आप जानते हैं कि वाटर जो होता है उसमें जो पानी का हीट ट्रांसफर, पानी में जो हीट ट्रांसफर या लिक्विड में जो हीट ट्रांसफर होता है वो कॉन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू होता है। ओके, कॉन्वेक्शन प्रोसेस क्या होता है ये हम अगले यूनिट में हीट ट्रांसफर में पढ़ेंगे, पर फिलहाल मैं बता देता हूँ कॉन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू हीट ट्रांसफर जो होता है वो लिक्विड्स के थ्रू होता है। अगर आप किसी मान लीजिए आपने दूध गर्म किया और उस दूध को आपने एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया ठंडा होने के लिए, तो उसे ठंडा होने में काफी टाइम लगेगा। पर उसी की जगह अगर आपने किसी टब में या किसी और बड़े बर्तन में, पात्र में, एलिमेंट में आपने कुछ पानी रख लिया है ना, ठंडा पानी रख लिया है, या पानी नॉर्मल भी रख लिया है, और उसमें अगर आपने अपने दूध के बर्तन को फ्लोट करा दिया, तैरा दिया, या उसमें रख दिया आपने जैसे भी, तो आपका जो टेम्परेचर है वो बहुत जल्दी डाउन हो जाता है, बहुत जल्दी वो कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस होता है जिसमें हम वाटर के थ्रू ठंडा करते हैं। तो इस तरह से ठंडा करने से हमें फायदा क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है वो डाउन हो जाता है, जिसके कारण इसका हैंडलिंग ईजी होता है। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, नेसेसिटी ऑफ इंटरकूलिंग एंड एडवांटेजेस, कि इंटरकूलिंग का नेसेसिटी क्या है, जरूरत क्या है और इसके फायदे क्या है। तो मैं इसको पढ़ के आपको समझा तो दिया हूँ, फिर भी पढ़ के एक बार बताता हूँ कि कंप्रेसर में एयर कंप्रेशन के समय में टेम्परेचर और एयर प्रेशर दोनों बढ़ जाते हैं, राइज हो जाते हैं। जनरली वी डोंट रिक्वायर हाई टेम्परेचर, इसलिए मल्टी स्टेज कंप्रेशन में दो स्टेज के बीच में हम इंटरकूलर का प्रयोग करते हैं। इंटरकूलर एक चैम्बर होता है, इसमें कूलिंग वाटर फ्लो होता है, ठंडा वाटर इसमें फ्लो होता है, जो कि कंप्रेस्ड एयर की हीट को कैरी करता है, अपने साथ रख लेता है। कंप्रेस एयर की टेम्परेचर को पुनः इनलेट कंडीशन में ले आता है। मतलब जो पहला कंडीशन होता है एयर का, जब हम उसको कंप्रेस करने वाले रहते हैं उस समय जो टेम्परेचर होता है लगभग लगभग उसी टेम्परेचर के आसपास लाके छोड़ देता है। इससे क्या होता है, इस कूल्ड कंप्रेस्ड एयर को हमको हैंडल करने में इजी होता है ना, ठंडा एयर को कंप्रेस हैंडल करने में हमें इजी होगा, तथा इस हॉट कंप्रेस्ड एयर से आग लगने का भी खतरा होता है। इसीलिए मशीन इक्विपमेंट में जो कंप्रेसर होते हैं उनमें इंटरकूलर या आफ्टर कूलर भी लगा होता है। आफ्टर कूलर का मतलब क्या है, आखिरी में जब आपका एयर कंप्रेस हो गया तो उसको भी ठंडा कर दिया तो उसे बोला गया आफ्टर कूलर। अगर बीच में कहीं पे ठंडा कर दिया तो उसे बोला गया इंटर कूलर। और अगर पहले ठंडा करें तो पहले ठंडा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से ही ठंडा होता है एयर। अगर पहले ठंडा करें, बाई चांस आपको कहीं गर्म एयर मिल गया तो आपको उसको ठंडा करना है फिर कंप्रेस करना है, तो उसको हम बोलते हैं प्री कूलर। ओके, तो ये उपयोग होता है। अब मैं आपको बताता हूँ डबल एक्टिंग कंप्रेसर के बारे में। इसको बोलते हैं द्विपद संपीड़ित। देखिए इसके डायग्राम को आप समझ लीजिए, फिर इसके मैं आपको इसका डिटेल्स प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, देखते हैं इसके डायग्राम्स को। देखिए ये हमारा जो हो गया, ये हो गया हमारा सिलेंडर, ठीक है। इस सिलेंडर के बीच में ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो है ये हो गया आपका पिस्टन, ठीक है। पिस्टन का मूवमेंट ये है, इस तरह से पिस्टन मूवमेंट कर रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट, ठीक है। अब देखिए इसी सिलेंडर में हमने एक एयर वेसल दे दिया है, कंटेनर दे दिया है, ठीक है। और इसको दोनों तरफ से इसको डिलीवरी पाइप से कनेक्ट कर दिया है। सेम ऐसे ही
इसके इनलेट कंडीशन पे दो इनलेट वॉल बना दिए हैं, यहाँ पे आउटलेट वॉल बनाया जाएगा और उससे कनेक्ट कर दिया जाएगा एयर वेसल को। यहाँ पे इनलेट वॉल्स है और इनलेट वॉल से फ्रेश एयर अंदर आएंगे और इसको हमने कनेक्ट कर दिया है किससे, क्रैंक से। ओके, इससे क्रैंक से कनेक्ट कर दिया। जब क्रैंक गोल गोल घूमेगा तो पिस्टन का मूवमेंट रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट होगा। मान लीजिए कि पिस्टन आपका यहाँ पर है टीडीसी में है, मान लीजिए यहाँ पर है टीडीसी में, ठीक है। यहाँ से जब ये इस डायरेक्शन में बढ़ना चालू हुआ, यहाँ बढ़ना चालू हुआ, तो उस समय देखिए उस समय क्या होगा, यहाँ से फ्रेश एयर इसके अंदर सक हो जाएगा और जब पिस्टन आपका यहाँ पर पहुंचेगा तो ये सारा एयर यहाँ पे सक हो गया रहेगा, ठीक है। अब ये क्रैंक घूम रहा है, पिस्टन को बार बार ऊपर नीचे जाना है, ये नॉन रिटर्न वॉल्व है, इनलेट वॉल्व। अब जब पिस्टन यहाँ से यहाँ मूव करेगा वापस, तो उस समय क्या करेगा, इस एयर को कंप्रेस करता जाएगा और कंप्रेस करते 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 जब ये हाई प्रेशर में कंप्रेस हो जाएंगे तब डिलीवरी वॉल्व को ओपन होके ये एयर कंप्रेस एयर यहाँ जमा हो जाएगी कंटेनर में। ये भी नॉन रिटर्न वॉल्व है, जैसे ऊपर की तरफ खुलेगा नीचे की तरफ नहीं खुलेगा। ओके, लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा, जब ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो फ्रेश एयर यहाँ से, देखिए ये फ्रेश एयर यहाँ से वापस एंटर कर लेगा। तो जब ये इस तरफ मूव कर रहा है तो यहाँ की एयर जो कंप्रेस किया हुआ था इसको इसने प्रेस कर दिया, कंप्रेस कर दिया जो सक किया हुआ था, परंतु यहाँ से इसने फ्रेश एयर को भी क्या कर लिया है, सक कर लिया है। सेम ऐसे ही जब ये इस तरफ मूव करेगा तो यहाँ के एयर को सक करेगा, वहां के एयर को कंप्रेस करेगा। तो इस तरह से ये दोनों तरफ एक्ट कर रहा है, डबल एक्टिंग है। जब इधर जा रहा है तो इधर का एयर सक किया, लेफ्ट साइड में जा रहा है तो राइट साइड के एयर को सक किया, जब राइट साइड में जा रहा है तो लेफ्ट साइड के एयर को सक किया। परंतु उसी समय में जब ये सेक्शन चल रहा है तो दूसरे साइड के एयर को ये कंप्रेस भी कर रहा है, इसीलिए हम इसको बोले डबल एक्टिंग कंप्रेसर। ओके, समझ गए। देखिए इसी का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, डबल एक्टिंग कंप्रेसर की क्रियाविधि सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर के समान ही होती है। इसमें इनलेट और आउटलेट वॉल्व दोनों एंड पे होते हैं। एक समय में जब सक्शन स्ट्रोक रिलीव स्ट्रोक एक साथ होते हैं, साइमल्टेनियसली हो जाते हैं, इसलिए इन्हें डबल एक्टिंग कंप्रेसर कहते हैं। समझ गए आप। इसको आप और एलाबोरेट करके लिख देंगे सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के वर्किंग से मिलाते हुए। कुछ डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे नेक्स्ट जूम क्लासेस में। इस वीक नहीं हो पाई पर नेक्स्ट वीक जरूर होगी। एडवांटेजेस ऑफ आइसोथर्मल कंप्रेशन समझते हैं। आइसोथर्मल कंप्रेशन का क्या फायदा है। आइसोथर्मल कंप्रेशन जो है ये एक बहुत ही हाईएस्ट इफिशिएंट प्रोसेस है जो कि आइडियाबैटिक और पॉलीट्रोपिक कंप्रेशन से ज्यादा इफिशिएंसी देता है, बट ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, इसलिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आइसोथर्मल इफिशिएंसी को आइडियल इफिशिएंसी की तरह ट्रीट करके हम बाकी प्रोसेस को इफिशिएंसी के इसके निकट लाने का उपयोग करते हैं। जैसे कि ये पॉसिबल नहीं है तो हम इसका बात क्यों कर रहे हैं, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब ये पॉसिबल ही नहीं तो इसका बात क्यों कर रहे हैं। तो देखिए महात्मा गांधी जी अभी नहीं है पर फिर भी हम उनका बात करते हैं। क्यों उनका बात करते हैं, क्योंकि हमको पता है उन्होंने एक आदर्श दिया है ना। सबको पता है कि 100% कभी भी 100% परसेंटेज नहीं आते हैं एग्जाम में, पर फिर भी हम 100% जो हमारा एम है जब हम लेके चलते हैं तब हम 95-96% के आसपास पहुंच जाते हैं। तो जब कोई 100 नंबर के लिए मैथ्स का तैयारी करेगा तब वो 95-98 के आसपास पहुंच सकता है। अगर कोई 60 नंबर के हिसाब से तैयारी करेगा तो वो 100 कभी नहीं पहुंच सकता है या 90 के अराउंड भी नहीं पहुंच सकता है। तो जो हमारा प्रेरणा होता है, जो हमारा आदर्श होता है, वो हमारा आइडल जो होता है, आइडियली भी बोलते हैं है ना, बहुत लोग बोलते हैं हमारे आइडल हैं, तो हम ऐसा बन तो नहीं सकते, या जैसे वो नहीं भी है तो हम उनको फॉलो करते हैं ताकि हम उनके नजदीक पहुंचे। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन क्यों सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, सबसे ज्यादा इसका एडवांटेज क्यों माना गया है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है सारे प्रोसेस में। बट ये क्या बहुत ही फास्ट प्रोसेस है और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसका एक कारण और भी है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, ये भी एक रीजन है। तो कुछ थोड़ा बहुत हीट ट्रांसफर तो होता ही है, तो दुनिया में कोई भी प्रोसेस टोटली आइडियाबैटिक प्रोसेस हो ही नहीं सकता है, ये भी एक इसका लिमिटेशन मान सकते हैं। अब देखिए इस यूनिट में हम दो न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और बाकी न्यूमेरिकल्स को आप अपने क्यूबी से सॉल्व करेंगे। जो प्रॉब्लम होगा हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जो फार्मूलाज मैंने आपको इक्वेशन वाइज लिखवाए हैं उन फार्मूलाज को आपको याद करना है या उसके डेरिवेशन के थ्रू उसको समझना है, तो ये आपके काम आ जाएगा। देखते हैं। फॉर अ सिंगल स्टेज सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर एयर एंटर्स विद 15 मीटर क्यूबिक वॉल्यूम। ओके, तो 15 मीटर क्यूबिक वॉल्यूम हो गया इसका वॉल्यूम एंड कंप्रेस फ्रॉम 1 बार टू 8 बार। तो पहला प्रेशर कितना है, 1 बार है। तो बार को जब हम पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में जब बदलते हैं तो 10 टू द पावर 5 से इंटू कर देते हैं। इस चीज को आप याद कर लीजिए। तो 10 टू द पावर 5 को 1 से इंटू किए तो 10 टू द पावर 5 ही मिला। अब देखिए 1 बार से 8 बार तक कंप्रेस हुआ है। बार प्रेशर की यूनिट है, याद रखिए। तो प्रेशर 2 8 बार तक गया है, तो बार को हमने फिर 10 टू द पावर 5 से इंटू करके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कर दिया। इसके अलावा देखिए इफ PV रेज टू 1.3 इज इक्वल टू सी, पीवी के पावर में 1.3 इज इक्वल टू सी, ये प्रोसेस फॉलो हो रहा है। तो आपको पावर निकालना है इस कंप्रेसर को रन करने के लिए,
और ये भी निकालना है आपको कि इफ कंप्रेशन इज आइसोथर्मल देन हाउ मच पावर कैन बी सेव्ड। PV 1.3 इज इक्वल टू C, इसका मतलब यह है कि ये एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। ओके, अगर PV 1.4 हो जाएगा तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। देखिए, जब भी PV 1.4 या उससे ज्यादा होगा तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, 1.4 से कम होगा लेकिन 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा लेकिन 1.3 से 1.4 से तक होगा, ठीक है, या उससे थोड़ा कम होगा तो उसको हम मानेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो यहाँ पे 1.3 है तो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, ठीक है। 1.4 हो गया या 1.4 से ज्यादा हो गया तो आप समझ जाइएगा ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, 1.4 से कम हो गया तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। तो पहला तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए हमको पावर निकाल लेना है, ठीक है। मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको कराता हूँ जो थोड़ा घुमावदार होते हैं, जो आपको थोड़ा घुमाते हैं, ताकि आप इजी क्वेश्चंस को तो आराम से क्यूबी से बना सकें। ओके, इफ उसके बाद ये भी क्वेश्चन है, इफ कंप्रेशन इज आइसोथर्मल देन हाउ मच पावर कैन बी सेव्ड। तो अगर आइसोथर्मल कंप्रेशन से करें तो कितना पावर बच जाएगा ये पूछ रहा है। तो जब हम पॉलीट्रॉपिक से निकाल लेंगे पावर कितना आया और आइसोथर्मल से निकाल लेंगे पावर कितना आया, तो फिर जब दोनों का डिफरेंस देख लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कितना पावर बच रहा है या एक्स्ट्रा लग रहा है, ये पता चलेगा। परंतु जब क्वेश्चन में बोल रहा है कि पावर कैन बी सेव्ड, कितना पावर बच रहा है, तो इसका मतलब है कि वैल्यू कम आनी चाहिए। कुछ चीजें आपको क्वेश्चन से भी समझनी पड़ेगी। देखिए, V1 इज इक्वल टू 15 मीटर क्यूबिक, P1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यूज हमें मिल गई। अब देखते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का फार्मूला, W इज इक्वल टू N अपॉन N माइनस 1 P1 V1 अंडर ब्रैकेट P2 बाई P1 N माइनस 1 बाई N माइनस 1। हमारे पास 3 इक्वेशन है, हमें क्या क्या वैल्यूज मिली हुई है उसके हिसाब से हम जज करेंगे कि हमारा कौन सा फार्मूला के ऊपर ये वैल्यूज फिट हो रहा है। जैसे आप V2 वाला फार्मूला अगर यूज कर लेंगे तो यहाँ वॉल्यूम 2 नहीं है, आप फंस जाएंगे। तो आप ऐसे इक्वेशन को यूज कीजिए, जैसे P1 P2 है तो P1 P2 वाला फार्मूला यूज कीजिए, MRT1 यहाँ पे यूज मत कीजिए क्योंकि टेम्परेचर हमको नहीं पता है। तो n का वैल्यू 1.3 हमने रखा, n का वैल्यू फिर से यहाँ 1.3 हो गया, P1 का वैल्यू 1 इंटू 10 टू द पावर 5 हो गया, V1 का वैल्यू 15 हो गया, डिवाइडेड बाई 8 बाई 1 1.3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.3 माइनस 1 कर दिया। तो डेल W की हमें वैल्यू मिल गई 4 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन मीटर या जूल, पावर की यूनिट मिल गई हमें जूल। सेम ऐसी अगर हम आइसोथर्मल वर्क डन में बात करें तो W इज इक्वल टू P1 V1 ln P2 बाई P1, तो W इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर 5 15 ln 8 बाई 1, और इसको जब सॉल्व किया तो 3.12 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन मीटर ये हमको मिल गया। ठीक है, ऐसे ही फॉर्मूलाज को यूज कीजिए जिसके वैल्यूज हमारे पास हैं। तो यहाँ 4 इंटू 10 टू द पावर 6 था, यहाँ 3.1.2 इंटू 10 टू द पावर 6 था। तो जब इसका माइंड डिफरेंस हमने निकाला था हमको पता चला कि हमारा इतना पावर बच रहा है अगर हम आइसोथर्मल कंप्रेशन करें। बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस, लेकिन हमने कैलकुलेशन पर्पज के लिए इसको किया हुआ है। समझ गया आप? एक और इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इजी है, सिंपल से फार्मूला बेस आएंगे आपको। सिंपल से जो 3 फार्मूला 3 इक्वेशंस मैंने लिखाए हैं उसको रट लीजिए, और इसके अलावा ये भी देख लीजिए, डेरिवेशन आएगा तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पॉलीट्रॉपिक का डेरिवेशन जो आएगा तो उसको एडियाबैटिक में आप वैसे ही सिंपल से कर लीजिए, आइसोथर्मल का भी आता है तो कुछ चीजों को आप वैसे ही कर लीजिए। फॉर सिंगल स्टिक एक्टिंग कंप्रेसर एयर एंटर्स विथ 148 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर हो गया आपका 148 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में हमने बदला है। तो केल्विन में बदलने के लिए आपको क्या करना है, सेंटीग्रेड को जब भी आप केल्विन में बदले तो 273 ऐड कीजिए, तो टेम्परेचर 1 हमको मिल गया 421 केल्विन। ओके, फिर देखिए यहाँ पर 0.08 मीटर क्यूबिक कंप्रेस्ड फ्रॉम, मतलब वॉल्यूम 1 कितना है, एयर का वॉल्यूम है 0.008 मीटर क्यूबिक पर सेकेंड, ये कंप्रेस हो रहा है 0.1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टू 1.5 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मेगा का मतलब होता है 10 टू द पावर 6। देखिए 3-4 चीजें मैं अच्छे से क्लियर करता हूँ। बार का मतलब है 10 टू द पावर 5, मेगा का मतलब है 10 टू द पावर 6, और जीगा का मतलब होता है 10 टू द पावर 9। इन 3 चीजों को आप याद रखिए तो आपको कहीं पे भी उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो P1 है 0.1, तो 0.1 इंटू 10 टू द पावर 3 कर रहे हैं हम, 6 नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में नहीं ले रहे हैं, हम किलो न्यूटन में ले रहे हैं। किलो अपने आप में ही 10 टू द पावर 3 को डिनोट करता है। जैसे 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 केजी में, केजी का मतलब क्या है, किलोग्राम, तो किलो मतलब समझ लीजिए 1000 होता है। तो 1000 मतलब 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 इसमें ऐड कर दोगे तो 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, अब देखिए P2 का वैल्यू 1.5 था, यहाँ पर 1.5 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक कर रहे हैं, तो इसको भी किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया तो 10 टू द पावर 3 हो गया। फिर मशीन की इफिशियंसी 80% बोला गया है, तो इफिशियंसी नॉर्मली जो होता है वो मैकेनिकल इफिशियंसी होता है, तो ये हो गया 0.8। कंप्रेसर देखिए, कंप्रेसर फॉलोज द इक्वेशन PV रेज टू 1.3 इज इक्वल टू C। तो सेम पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन का फॉर्मूला जनरली पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन ही होता है। तो यहाँ पे n का वैल्यू आपको मिल गया 1.3 और PV हो गया आपका 1.3 इज इक्वल टू C। ये इक्वेशन हम फॉलो कर सकते हैं
क्योंकि ये कांस्टेंट इक्वेशन है। पॉइंट 1 के लिए P1 V1 ले सकते हैं, पॉइंट 2 के लिए P2 V2 ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कोई वैल्यू हमको निकालना हो तो हम निकाल भी सकते हैं। अब आपको निकालना क्या है, ब्रेक पावर निकालना है। तो देखते हैं ब्रेक पावर हम कैसे निकाल पाएंगे। तो वर्क इनपुट का हमने फार्मूला लगाया, हमारे पास जो जो वैल्यूज थे उसके हिसाब से हमने समझा कि कौन सा वैल्यू हमारे लिए, कौन सा फार्मूला हमारे लिए सुटेबल है, वो हमने यूज कर दिया। तो वर्क डन का फार्मूला जब हमने, जो पुराने क्वेश्चन था वही जनरली यूज होता है, तो 1.3 रख दिया। वैल्यूज हमने यहाँ पे सारे वैल्यूज रख दिए। तो सारे वैल्यूज रखने के बाद हमको जो फाइनल आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 3.012 किलोवाट मिल रहा है। ठीक है, किलोवाट इसलिए मिल रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पे किलोवाट मिलने का कारण क्या है कि पहला तो हमने प्रेशर को किलो में लिया था, तो यहाँ किलो में लिया। अगर हम प्रेशर को किलो में नहीं लेते तो हमको यहाँ पे नॉर्मल वाट मिलता है। दूसरा चीज ये है कि यहाँ पे देखिए वॉल्यूम जो है वो पर सेकंड में दिया हुआ है। जनरली वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूबिक होता है, तो पर सेकंड जब भी हो जाता है, तो जैसे पुराने का आंसर आया था न्यूटन मीटर, जब आप सॉल्व करेंगे पुराने यूनिट्स को पीछे काटेंगे वाटेंगे तो न्यूटन मीटर ही मिलेगा, इसको हम बोलते हैं जूल। ठीक है, तो यहाँ पर भी न्यूटन मीटर ही आना था। ठीक है, यहाँ पर भी न्यूटन मीटर ही आना था, जूल ही आना था, परंतु यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि वॉल्यूम का यूनिट जो है वो पर सेकंड में है, तो ये हो गया जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को हम बोलते हैं वाट, क्योंकि हमने यहाँ पे किलो में वैल्यू लिया है प्रेशर का, तो ये हो गया किलो वाट। समझ गए। फिर देखिए मैकेनिकल इफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला होता है इंडिकेटेड पावर अपन ब्रेक पावर। ठीक है, ये जो आईसी इंजन के हमने फॉर्मूले पढ़े थे उसी को आप सिंपली यूज कर सकते हैं, वही फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज हो रहा है। ठीक है, तो आईपी अपन बीपी हमने कर दिया, तो बीपी इजिकल टू हो गया आईपी अपॉन मैकेनिकल इफिशिएंसी। मैकेनिकल इफिशिएंसी 0.8 है, और इंडिकेटिव पावर जो है यही तो पावर है, देखिए ये। ठीक है, यही तो पावर है, तो इसको हमने ले लिया इंडिकेटिव पावर को। वर्क डन जो होता है अगर पर सेकंड में आ गया तो वही पावर होता है। अगर ओके, तो ये हमको किस में मिल रहा है, किलो वाट में मिल रहा है, क्योंकि इसका यूनिट किलोवाट है। तो ये मिल गया 3.765 किलोवाट। एक और क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अ सिंगल स्टेज सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर हैविंग 30 सेंटीमीटर डायमीटर। तो डायमीटर सबसे पहले हमने ले लिया 30 सेंटीमीटर, इसको 0.3 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। यह है सिलेंडर डायमीटर। इसके अलावा एंड 45 सेंटीमीटर स्ट्रोक लेंथ हो गया 45 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल दिया हमने, तो ये हो गया L इक्वल टू 0.45 मीटर। फिर देखिए ये रनिंग हो रहा है 100 आरपीएम पे, 100 आरपीएम पे, तो एन इज इक्वल टू ले लिया हमने 100 आरपीएम। इनलेट एयर हैविंग टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड। इनलेट एयर जो सबसे पहले जो टेम्परेचर आ रही है उसका टेम्परेचर कितना है, एयर आ रही है उसका टेम्परेचर कितना, 17 डिग्री सेंटीग्रेड। 17 में 17 में जब हमने 273 ऐड किया, 273 को जोड़ा, तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो गया, तो हमको वैल्यू मिल गया 290 केल्विन। ओके, इस कंप्रेस फ्रॉम 1.03 बार टू 5 बार। तो पहला प्रेशर है 1.013 बार, तो 10 टू द पावर 5 इंटू कर दिया। दूसरा था तो 5 इंटू 10 टू द पावर 5 में इसको इंटू कर दिया। अगर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपको लेना है तो इसको फिर 3 यहाँ से हट जाएगा, तो 10 टू द पावर 2 बचेगा। सिंपल सा फॉर्मूला है। उसके बाद आपको आइसोथर्मल वर्क डन निकालने के लिए बोल रहा है, तो आइसोथर्मल वर्क डन निकालने का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था P1 V1 इज इक्वल टू ln P2 बाई P1। तो ये देखिए वॉल्यूम हमको नहीं पता अभी, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, किससे निकालेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम से। स्ट्रोक वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल, जो मैंने आपको बताया था आइसोथर्मल इक्वेशन के समय में। तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल में पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर का मतलब हो गया सिलेंडर डायमीटर। जब भी ये सिलेंडर डायमीटर दिया हुआ है तो समझ जाइए सॉफ्ट वॉल्यूम निकालने के लिए आपको बोला हुआ है। तो डी की जगह में आपने रख लिया 0.3, तो आपका हो गया पाई बाई 4 इंटू 0.3 का स्क्वायर इंटू 0.45, तो ये टोटल हो गया 0.032 मीटर क्यूबिक। अब वर्क डन के फॉर्मूले में हम अपने वैल्यूज को रखते हैं। P1 का वैल्यू हमने रख दिया 1.03 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू वॉल्यूम का जो वैल्यू है हमारा वो भी हमने पुट कर दिया यहाँ पर, तो 0.032 हो गया ln ऑफ P2 बाई P1। P2 का वैल्यू जो है 5 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई P1 का जो वैल्यू 1.03 इंटू 10 टू द पावर 5 भी यहाँ पे हमने रख दिया। तो डेल डब्ल्यू का वैल्यू हमको ओवरऑल मिल गया 5204.3 जूल। मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं, ऐसे फीचर्स अवेलेबल हैं प्ले मार्केट में। ओके, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू 5204.3 जूल हो गया, तो 5.2 किलो जूल। अगर किलो में आपने इसको कन्वर्ट किया तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, नॉर्मल सा है। अब देखिए अगर पर मिनट इस फॉर्मूले इसको निकालना है आपको, डेल डब्ल्यू पर मिनट कितना आ रहा है, तो डेल डब्ल्यू इंटू एन कर दीजिए। एन मतलब ये देखिए यहाँ पे आपको एन दिया हुआ 100 आरपीएम, मतलब 100 आरपीएम का मतलब है रोटेशन पर मिनट, एक मिनट में कितना बार घूम रहा है, तो ये 100 बार घूम रहा है। ओके, तो पर मिनट कितना पावर जनरेट हो रहा है, ये एक साइकिल का जो पावर है वो है 5.2 किलो जूल। तो पर मिनट कितना हो रहा है, तो एक मिनट में कितने साइकिल है, 100 साइकिल है। 100 से इंटू कर दिया हमने, 100 से इंटू कर दिया, तो हमको मिल गया 520 किलो जूल पर मिनट। पर सेकंड चाहिए होगा तो इसको और फिर आप डिवाइड कर सकते हैं 60 से, तो आपको वो भी मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा कंप्रेसर यूनिट खत्म होता है। और आपको जो भी डाउट्स है आप नेक्स्ट गूगल मीट क्लासेस में पूछ सकते हैं। और
नेक्स्ट क्लासेस में अब हम पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर को पढ़ेंगे। आपके 2 यूनिट बचते हैं, हीट ट्रांसफर हम पढ़ेंगे। हीट ट्रांसफर भी एक छोटा सा यूनिट है कंप्रेसर की तरह। कंप्रेसर में मेनली क्या क्वेश्चन आते हैं? कंप्रेसर में मेनली क्वेश्चन आता है आपका जो डेरिवेशन हमने पढ़ा है वो डेरिवेशन है, और उसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स मैंने करा है ये सबसे इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं, इनको अच्छे से आप कर लीजिए। और कंप्रेसर के जो सिंगल स्टेज मल्टी स्टेज ये जो मैंने आपको फंडा बताया है डबल एक्टिंग वगैरह उसको पढ़ लीजिए, बस ये यूनिट आपका कवर हो जाएगा। ओके, बहुत इजी सा यूनिट है, छोटा सा यूनिट है, 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।